एपिसोड 3। ब्लैक क्लब, जिसे उर्फ आम में डेविल क्लब कहा जाता था, की इमारत खासी वसी और 2 मंजिला थी। मेन गेट के सामने काफी बड़ा पार्किंग एरिया था, उसके बाद कंपाउंड गेट था। साइड पर एक काफी बड़ी पार्किंग बनी हुई थी। मेन गेट के ऊपर ब्लैक क्लब का जहाजी साइन बोर्ड मौजूद था, जिस पर मौत का मखसूस निशान, एक इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी थी। खावर ने कार कंपाउंड में मोड़ी और फिर उसे पार्किंग की तरफ ले गया। उसने एक नजर में ही सारी सूरत हाल जांच ली थी। मेन गेट से बाहर आने और अंदर जाने वाले अफराद अपने लिबास और हुलियों से इंतहाई थर्ड क्लास गुंडे नजर आ रहे थे। पार्किंग में काफी कारें मौजूद थी और तकरीबन हर कार पर नीम उड़िया औरतों के बड़े बड़े स्टिकर्स और इंतहाई फहश कलमात लिखे हुए थे। खावर कार रुक कर नीचे उतरा तो एक कवी अकल गुंडा आदमी तेजी से उसके करीब आ गया। तुम्हारी कार बता रही है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो मिस्टर। ये कार मैंने यहीं से हासिल की है। मेरा ताल्लुक जनूबी अक्रीमिया से है और वहां मेरी कार का 1 इंच भी स्टिकर से खाली नहीं होता। ओके ठीक है, पर एक बात का ख्याल रखना, यहाँ जाता तो हर शख्स अपनी मर्जी से है, लेकिन उसकी वापसी अपनी मर्जी से नहीं होती। यहाँ मौत का पंजा हर वक्त तुम्हारे सर पर मंडाता रहेगा। खावर बेख्तियार हंस पड़ा। फिक्र मत करो, मेरा अपना पंजा भी मौत का पंजा है। खावर मुड़कर पार्किंग से निकला और मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। हॉल में सस्ती शराब की बू और मंशियात का धुआं हर तरफ फैला हुआ था। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था, जिस पर एक देवकामत आदमी हरकुलिस के अंदाज में खड़ा था। उसकी जैकेट पर मौत का मखसूस निशान बना था और उसकी तेज नजरें पूरे हॉल का जायजा ले रही थी। हॉल में इस कदर शोर था जैसे शायद मछली बाजार में होता है। हॉल की दीवारों के साथ 10 लहीम शहीम गुंडे हाथों में मशीन गने उठाए बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। खावर अभी हॉल का जायजा ले ही रहा था कि अचानक 2 गुंडे उठकर लड़ने लगे, लेकिन दूसरे लम्हे दीवार के साथ खड़े एक गुंडे ने फायर खोल दिया और लड़ने वाले दोनों गुंडे नीचे गिर गए। इस दौरान में 2 अफराद एक तरफ से आए और उन दोनों गुंडों को जानवरों की तरह घसीटते हुए ले गए। खावर अपनी जगह बड़े इत्मीनान से खड़ा था। फिर वो काउंटर की तरफ गया और काउंटर पर मौजूद आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिम स्कॉट। सुनो जिम, मेरा ताल्लुक जनूबी अक्रीमिया के ब्लैक डेथ सिंडिकेट से है और मैंने तुम्हारे चीफ ब्लैक रास्टन से मिलना है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ लोग मारे जाएं, इसलिए मुझे उससे मिलवा दो। खावर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे जिम ने यकलख्त उछलकर उस पर हमला कर दिया। उसके हमले में बेपना तेजी थी, लेकिन खावर उससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से हटा और दूसरे लम्हे देवकामत जिम हवा में उड़ता हुआ खौफनाक धमाके से काउंटर पर गिरा और फिर रोल होकर अकबी तरफ जा गिरा। अब भी वक्त है, ब्लैक रास्टन से मेरी बात करा दो वरना, खावर ने चीखते हुए कहा, जबकि उसके साथ ही उसने कलाबाजी खाई और एक तरफ जा खड़ा हुआ। भारी भरकम काउंटर उड़ता हुआ ऐन उस जगह गिरा जहां एक लम्हे पहले खावर मौजूद था और उसके साथ ही जिम ने एक बार फिर चीखते हुए उस पर छलांग मार दी। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, लेकिन एक बार फिर वो चीखता हुआ हवा में कलाबाजी खाकर एक जोरदार धमाके से हॉल में पड़ी हुई एक मेज से टकराया और फिर मेज समेत फर्श पर ढेर हो गया। रुक जाओ, अचानक ही कोने से आवाज आई। खावर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कोने में मौजूद दरवाजे के सामने जिम स्कॉट से भी ज्यादा ढील ढाल वाला एक देव खड़ा था। उसका चेहरा खासा खौफनाक था। दूसरे लम्हे पैर दर पे मशीन पिस्टल के धमाके हुए और जिम स्कॉट चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। ये फायरिंग उस देव ने की थी। इस बुज़दिल की लाश उठाकर गटर में डाल दो और सुनो अजनबी, मेरा नाम है ब्लैक रास्टन, आओ मेरे ऑफिस में। इस अहमक को तुमने खुद हलाक किया ब्लैक रास्टन, मगर तुम्हारी वजह से मैंने इसे हलाक नहीं किया था, वरना मेरे लिए इसकी गर्दन तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, मैंने देख लिया, तुमने हाथ हल्का रखा था, इसीलिए तुम अब तक जिंदा नजर आ रहे हो। आओ मेरे साथ। खावर सड़े लाता हुआ तेज तेज कदम उठाता उस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। हॉल में मौजूद गुंडों की नजरों में खावर के लिए हैरत और तारीफ के तासुरात नुमाया नजर आ रहे थे। खावर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो ये एक राहदारी थी जिसके आखिर में एक और दरवाजा था। खावर जैसे उस राहदारी में दाखिल हुआ, उसके अकब में खुला दरवाजा बंद हो गया। उसने छोटी सी राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो वो एक खासे बड़े कमरे में था, जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज के पीछे वही देव बैठा था। आओ बैठो, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों आए उधर? हमारे चीफ मास्टर को फागो सिंडिकेट के चीफ से मिलना है और मैं इसलिए आया हूं कि इस मुलाकात के लिए काम कर सकूं। लेकिन हमारा तो फागो से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारा नाम ब्लैक रास्टन ही है ना? हाँ, क्यों? इसलिए पूछा था कि मास्टर रास्टन का ताल्लुक बहरहाल फागो सिंडिकेट से इंतहाई गहरा है और यह बात हतमी है। तुम जा सकते हो और जाकर अपने मास्टर को बता देना कि तुम्हें जिंदा इसलिए भेजा जा रहा है कि तुम अजनबी हो। जाओ। ठीक है, ना बताओ, तुम्हारी मर्जी, मैं मजीद क्या कह सकता हूँ? खावर ने उठते हुए कहा और उसके उठने पर ब्लैक रास्टन जो आगे की तरफ झुका हुआ था यकलख पीछे की तरफ हटा, लेकिन दूसरे लम्हे मेज पर पड़ा हुआ फौलादी एस्ट्रे उड़ता हुआ उसकी नाक पर पूरी कुव्वत से पड़ा। कमरा रास्टन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसकी नाक से खून बह निकला था और वो एक झटके से उठा ही था कि खावर जो इस दौरान आगे बढ़ाया था उसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और रास्टन की कनपट्टी पर पड़ने वाली भरपूर ज़रब ने उसे दोबारा कुर्सी पर बिठा दिया। उसने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर दूसरे लम्हे खावर का मशीन पिस्टल उसकी कनपट्टी से लग चुका था। बोलो, कौन है चीफ और कहाँ है वरना? तुमने ये जुर्रत की? ब्लैक रास्टन ने उसका हाथ झटका, लेकिन खावर उस रद्द-ए-अमल के लिए पहले से तैयार था। उसने अपना मशीन पिस्टल वाला हाथ उसके हाथ की हरकत से पहले पीछे किया और दूसरे लम्हे पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से रास्टन की खोपड़ी के ऐन अकबी हिस्से पर पड़ा।
रास्टन मुंह के बल मेज पर झुका ही था कि खावर ने बिजली की सी तेजी से दूसरा वार किया और दूसरी तरफ ने उस देव को बेहोश और बेहिस्सो हरकत कर दिया। वो मेज पर औंधा पड़ा था। खावर तेजी से मुड़ा और उसने दफ्तर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। ये बात वो पहले ही देख चुका था कि दफ्तर साउंड प्रूफ है। वो मुड़ा और फिर उसने औंधे मुंह गिरे हुए उस देव को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और फिर इसी तरह खींचता हुआ साइड से निकालकर ऑफिस के फर्श पर ले आया। उसके बाद उसे उठाकर एक सोफे की कुर्सी में ठूस दिया। साथ ही उसने अपनी बेल्ट खोली और उस देव के दोनों हाथ उसके अकब में करके बेल्ट की मदद से उन्हें मजबूती से बांध दिया। साथ ही उसने उसका कोट उसकी पुश्त पर नीचे कर दिया। इस तरह उसके दोनों बाजू से भी कोट काफी नीचे हो गया तो उसने दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उस देव के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हुए तो खावर ने हाथ पीछे हटा लिए और कोट की मखसूस जेब से खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। चंद लम्हों बाद ब्लैक रास्टर ने कराहते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसका जिस्म सिर्फ थरथरा कर रह गया। खावर मुस्कुरा दिया। उसने उसके हाथ बांधने और कोट नीचे करने की कार्रवाई इसलिए की थी कि रास्टन के जिस्म में बेपनाह ताकत थी, इसलिए उसे खदशा था कि होश में आते ही उसका आसाबी निजाम बहाल हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह उसका जिस्म थरथराया था इससे खावर समझ गया कि उसका आसाबी निजाम वैसे ही मफलूज है। तुम क्या मतलब? मुझे ठीक करो, मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं करा? कौन है फागो सिंडिकेट का चीफ? बोलो। खावर ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। रास्टन ने इतना ही कहा था कि खावर का खंजर वाला हाथ घूमा और इस बार कमरा रास्टन के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। उसका एक नतना आधे से ज्यादा कट गया था। अभी उसकी चीख खत्म हुई थी कि खावर का हाथ एक बार फिर घूमा और इस बार रास्टन के हलक से एक और चीख निकली। इस दफा उसका दूसरा नतना भी कट गया था। बताओ, कौन है फागो सिंडिकेट का चीफ? बोलो। इसके साथ ही खावर ने मुड़ी हुई उंगली का हुक रास्टन की पेशानी पर उभरने वाली रग पे दे मारा। रास्टन का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ता चला गया। बोलो, बोलो वरना। खावर ने घबराते हुए कहा। रास्टन का जिस्म बुरी तरह लरजने लगा। वो मास्टर रेमंड चीफ है। मास्टर रेमंड, वो चीफ है, रेमंड क्लब का मालिक। उसका फोन नंबर बताओ। उसका कोई नंबर नहीं है, वो खुफिया आदमी है, उसे किसी ने आज तक नहीं देखा। बस उसका फोन आता है, जो उसके अहकामात की मामूली से कोताही भी करे तो उसे उसके पूरे खानदान समेत हलाक कर दिया जाता है। बस मुझे इतना मालूम है कि वो रेमंड क्लब का मालिक है और बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। रास्टन की गर्दन ढलक गई। वो बेहोश हो गया था। खावर ने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर पैर दर पे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हों बाद रास्टन चीखता हुआ होश में आ गया। बोलो, कहाँ है रेमंड? बोलो वरना कोई टिप दो। हाँ बोलो, कहाँ है रेमंड? मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड माम्बी है, रेमंड क्लब की रक्कासा माम्बी। वो उसके पास आता जाता रहता है। कहाँ रहती है ये माम्बी? क्लब के अकब में उसकी रहायश का है, माम्बी हाउस। इसके साथ ही रास्टन की गर्दन फिर ढलक गई। खावर ने खंजर उसके लिबास से साफ किया और फिर उसे कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर उसने रास्टन के हाथों में मौजूद अपनी बेल्ट खोली और दोबारा अपनी पैंट में एडजस्ट करके जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसका रुख रास्टन के सीने की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। रास्टन हलाक हो चुका था। खावर अकबी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ा क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसे ऑफिस में खुफिया रास्ते भी होते हैं। फिर वाकई थोड़ी देर बाद वो क्लब के अकबी हिस्से में एक तंग सी गली में पहुंच गया। उसने दरवाजे से बाहर आने से पहले जेब में रखे हुए मास्क मेकअप बॉक्स में से एक मास्क निकालकर सर और चेहरे पर चढ़ा लिया। सड़क पर पहुंचकर वो मुड़ा और थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर क्लब के सामने पहुंच गया जहां पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। पार्किंग मैन उस वक्त बदल चुका था, इसलिए उसने सिर्फ कार्ड लिया और खावर के बदले हुए चेहरे पर कोई ध्यान ना दिया। थोड़ी देर बाद खावर की कार रेमंड क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। रेमंड क्लब ब्लैक क्लब से ज्यादा खूबसूरत इमारत थी और यहाँ आने जाने वाले अफराद भी आला तबके के लग रहे थे। खावर ने यहाँ का माहौल देखकर कार क्लब के कंपाउंड में मुड़ने के बजाय आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो करीबी मार्केट से अपने साइज का सूट खरीद चुका था। उसने मार्केट के वॉशरूम में जाकर लिबास तब्दील किया और फिर अपनी कार लेकर वापस रेमंड क्लब की तरफ आ गया। उसने कार पार्किंग में रोकी और चंद ही लम्हों बाद वो हॉल में दाखिल हो रहा था। हॉल में खामोशी थी, हालांकि हॉल में मौजूद अफराद की तादाद खासी थी। हॉल की सजावट भी बेहतरीन थी। एक तरफ काउंटर था जिस पर 3 लड़कियां काम कर रही थी। यस सर। मिस माम्बी यहाँ किस वक्त डांस करती हैं? क्या उनका कोई वक्त मुकर्रर है? मैं बड़ी दूर से उनका रक्स देखने के लिए आया हूँ। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। आज तो उनका ऑफ है, अलबत्ता कल इसी वक्त आप तशरीफ ले आए तो मिस माम्बी का आइटम मुलाजा कर सकते हैं। ओह, मैंने तो आज ही वापस जाना था। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? नो सर, वो किसी से नहीं मिलती। ओके, मेरी किस्मत। गुड बाय। खावर वापस मुड़ने लगा। 1 मिनट सर। एक लड़की की आवाज आई तो खावर वापस मुड़ा। यस, मेरा नाम लूसी है। आप बेहद मायूस हो गए। अगर आप चाहें तो क्लब की तरफ से आप यहाँ फ्री रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इस ऑफर का शुक्रिया। मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं रुक नहीं सकता। आइंदा हफ्ते मैंने फिर आना है तो फिर सही। एक बार फिर शुक्रिया। खावर वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो पैदल चलता हुआ कंपाउंड गेट से निकलकर घूमता हुआ क्लब की अकबी तरफ पहुंचा। यहाँ एक खासी बड़ी लेकिन बंद गली थी और उस गली के आखिर में क्लब के सामने वाली दीवार में एक फाटक मौजूद था जिसके पास 2 मुसल्ला बावर्दी दरबान खड़े थे। खावर समझ गया कि यही फाटक माम्बी की रहायशगाह है। वो इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ा तो दोनों दरबान चौंकिन्ने हो गए। कौन है आप और इधर कैसे आए हैं? मुझे मिस माम्बी ने मुलाकात का वक्त दिया है।
क्लब की काउंटर गर्ल मिस लूसी ने फोन कर दिया, मेरा नाम हेराल्ड है, आप कल आए, इस वक्त चीफ आए हुए हैं। ओ अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। खावर ने जेब में हाथ डालकर बाहर निकाला तो उसमें मशीन पिस्टल था। इससे पहले कि दरबान संभलते खावर ने ट्रिगर दबा दिया। वो उस वक्त सड़क से काफी फासले पर थे और दोनों अतराफ में दीवारें थीं, इसलिए खावर को यकीन था कि फायरिंग की आवाज दब जाएगी। दूसरे लम्हे दोनों दरबान चीखते हुए नीचे गिरे और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। फाटक अंदर से बंद था, लेकिन जब उसने छोटे फाटक को दबाया तो वो खुलता चला गया। खावर अंदर आया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कोठी नुमा रिहाइशगाह थी। साइड पर लॉन था जिसके गिर्द ऊंची बाड़ थी। सामने पोर्च था जिसमें सियाह रंग की एक नए मॉडल की इंतहाई कीमती कार मौजूद थी, लेकिन उसे वहां कोई आदमी नजर न आया। उसने फाटक खोला और फिर वहां जाकर एक एक करके दोनों दरबानों की लाश घसीटकर अंदर की और फाटक को अंदर से बंद करके जेब से पिस्टल निकाला और पोर्च की तरफ बढ़ता गया। वो जैसे ही बरामदे में पहुंचा, अचानक बरामदे की छत से चटक की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि खावर संभलता, उसका जहन कैमरे के शटर से भी ज्यादा तेजी से तारीख पड़ गया। फिर जिस तरह घुप अंधेरे में कोई जुगनी चमकता है, इसी तरह उसके तारीख जहन में रोशनी का एक नुक्ता सा चमका और वो तेजी से फैलता चला गया। उसने आंखें खोली तो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा और उसके मुंह से एक बेख्तियार तवील सांस निकल गया। वो एक बड़े हॉलनुमा कमरे की एक दीवार के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके दोनों बाजू भी उसके जिस्म के साथ ही जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये जंजीरें इस कदर सख्त थी कि उसके लिए मामूली सी हरकत करना भी मुश्किल हो रहा था। कमरे में 2 बड़ी कुर्सियां काफी फासले पर मौजूद थीं। उसके अलावा टॉर्चर के आलात भी दीवार के साथ लटके हुए थे। उस हॉलनुमा कमरे का एक ही दरवाजा था जो बंद था। खावर समझ गया कि उसे उस रिहाइशगाह में चेक करके बड़े जदीद अंदाज में हिट किया गया है। उसने बेख्तियार अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। उसने झुककर पैरों के पास मौजूद कुंडे को देखना शुरू किया। उसने एक पैर को हरकत देकर उस कुंडे तक ले जाना चाहा, लेकिन वो अपने इस इरादे में भी नाकाम रहा। उसने एक तवील सांस लिया। अभी वो सोच ही रहा था कि किस तरह छुटकारा हासिल करे कि दरवाजा खुला और एक दरमियाने कद का लेकिन मोटे जिस्म का आदमी अंदर आया। उसने स्याह रंग का सूट पहन रखा था। उसके पीछे एक नौजवान लड़की भी थी। आने वालों ने एक नजर खावर को देखा और फिर कुर्सियों पर बैठ गए। उन दोनों के पीछे एक जल्लादनुमा आदमी भी था। वो आकर उनके अकब में अलर्ट खड़ा हो गया। तुम एशियाई हो? अचानक उस आदमी ने सख्त लहजे में कहा। खावर तंजीह अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं जनूबी अक्रीमे का रहने वाला हूं। तुम्हारे चेहरे पर मास्क मेकअप था जो हटा दिया गया है। तुम्हारे चेहरे को मेकअप वॉशर से वॉश किया गया है तो तुम्हारा असल चेहरा सामने आ गया और उस चेहरे के मुताबिक तुम एशियाई हो। खावर चौंक पड़ा। पहले तुम अपना तारुफ कराओ ताकि मुझे अंदाजा हो सके कि मेरी मुलाकात किससे हो रही है। गुड, इसका मतलब है तुम वाकई इंतहाई तरबियत याफ्ता आदमी हो और यकीनन तुम्हारा ताल्लुक एशिया की किसी एजेंसी से होगा। बहरहाल बाकी बातें बाद में होंगी। मेरा नाम मास्टर रेमंड है और मैं रेमंड क्लब का मालिक हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड मॉम भी है, जिसके घर के सामने मौजूद दोनों मुसल्लह दरबानों को तुमने हलाक कर दिया और जब तुम अंदर आए तो तुम्हें चेक कर लिया गया और तुम पर रेस फायर करके तुम्हें बेहोश कर दिया गया। मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई, वरना मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस ऑफर लेकर आया था। खावर ने कहा। पहले बताओ तुम्हारा ताल्लुक किस मुल्क से है? काफिरिस्तान से। मैं काफिरिस्तान की एक प्राइवेट लेकिन बैनुल अक़वामी तंजीम बिग मास्टर का आदमी हूँ। तुम्हारा नाम? राजेश। तुम इस तरह डबल मेकअप करके मेरे पास आ रहे थे, इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए ऑफर लेकर आए थे। इसका मतलब है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब माइटी तुमसे सच उगलवा लेगा। यस मास्टर। माइटी, कौड़ा उठाओ और उस वक्त तक हाथ नहीं रुकने चाहिए जब तक कि सच ना उगलते। यस मास्टर। माइटी ने कहा और तेजी से मुड़कर उस तरफ को बढ़ गया जिधर दीवार पर मुख्तलिफ अंदाज के कौड़े लटक रहे थे। ये तो पूछ लो इससे कि इसने मेरे घर का पता कैसे चलाया और इसे कैसे पता चला कि तुम मेरे पास आते हो और इस वक्त मेरे पास मौजूद हो। माम भी बोली। ये पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि सब कुछ कैसे हुआ है। इसने राष्ट्रन पर तशद्दुद करके उससे मालूम किया होगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम मेरे क्लब में रकासा भी हो। मास्टर रेमंड ने कहा। इसी दौरान में माइटी खावर के करीब आकर रुक गया। खावर समझ गया था कि मास्टर रेमंड वाकई तेज जहन का आदमी है। तुम रुक क्यों गए माइटी? मास्टर रेमंड ने माइटी को कहा। सुनो मास्टर रेमंड, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूं। अगर तुम सच सच बता दो तो तुम्हें आसान मौत मारा जाएगा। ठीक है, अब सच सुन लो। मेरा ताल्लुक पाक एशिया से है और मेरा नाम खावर है। मेरा ताल्लुक पाक एशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मिलिट्री इंटेलिजेंस को इत्तला मिली थी कि पाक एशिया में आइंदा माह होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में एक अफ्रीकी मुल्क के सरबराह को हलाक कर दिया जाएगा और इस बारे में इशारा फागो सिंडिकेट का मिला था। इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया कि मैं उस इशारे के बारे में तहकीकात करूँ। मुझे ब्लैक क्लब के राष्ट्रन की टिप मिली। उसने तुम्हारे बारे में बताया, जिसके नतीजे में मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। ओह, ये कैसे हो सकता है कि फागो सिंडिकेट का इशारा मिला है? मैंने जो कुछ बताया वो वाकई सच है। खावर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। मास्टर रेमंड, ये सब कुछ कैसे सच हो सकता है? फाकलैंड के सिंडिकेट का पाक एशिया में कोई मिशन मुकम्मल करना कैसे सच हो सकता है? माम्बी ने हैरत से पूछा। मैं मिशन की बात नहीं कर रहा माम्बी, बल्कि इस आदमी के बारे में बता रहा हूँ कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर सच झूठ परखने की कुदरती सलाहियत मौजूद है। ये सच बोल रहा है मास्टर, तो इसका मतलब यही निकलता है कि फागो सिंडिकेट का कोई मिशन है पाक एशिया में? नहीं,
اطلاع غلط بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اب مجھے یہ بات کنفرم کرنا ہوگی. کیسے کنفرم کرو گے؟ یہ اپنے چیف سے فون پر بات کرے گا اور اپنی بات کو کنفرم کرے گا. کیوں مسٹر؟ اگر تم اس انداز میں کنفرم ہونا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ تم نے لیکن کیوں کہا؟ لیکن کا مطلب ہے کہ تم مجھے زنجیروں سے رہا کراؤ گے تو میں کنفرم کراؤں گا. تم فون نمبر بتاؤ. مارٹی نمبر ڈائل کر کے ریسیور تمہارے کان سے لگا دے گا، اور اگر تمہاری بات کنفرم ہو گئی تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں آسان موت مارا جائے گا. کیا تم میرا ایک ہاتھ بھی آزاد کرنے سے گھبراتے ہو، جبکہ میں تو مکمل طور پر جکڑا ہوا ہوں؟ میں اس انداز میں بات کرنے سے لرزک ہوں. تم اپنی موت کو خود مشکل بنا رہے ہو. میرے لیے لفظ گھبرانا استعمال کر کے تم نے اپنی موت کو عبرتناک بنا لیا ہے. بہرحال تمہارا ایک ہاتھ آزاد کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مارٹی؟ یس ماسٹر. زنجیر کھینچ کر اس کا دایاں بازو آزاد کر دو. مارٹی نے کوڑا وہیں زمین پر رکھا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک ہاتھ زنجیر کے اوپر والے سرے پر اور دوسرا خاور کے کمر کے پاس رکھ کر اس نے پوری قوت سے زنجیر کو کھینچا تو واقعی اتنا گیپ بن گیا کہ خاور اپنا بازو باہر نکال سکتا تھا. اس نے بازو باہر نکالا تو مارٹی نے ہاتھ ہٹا لیا اور پیچھے ہٹ کر اس نے جھک کر زمین پر پڑا کوڑا اٹھا لیا اور ایک بار پھر اکڑ کر کھڑا ہو گیا. اب نمبر بتاؤ اپنے چیف کا. اس وقت یہاں کیا وقت ہوا ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ماسٹر ہو کر نہ جانے کیوں معمولی باتوں پر چوک پڑتے ہو. چیف کے آفس میں آنے کے خصوصی اوقات ہیں. وہ 24 گھنٹے آفس میں نہیں ہوتا اور آفس کے علاوہ اس کا کوئی اور نمبر کسی کے پاس نہیں ہے. میں اس لیے وقت پوچھ رہا ہوں تاکہ اندازہ کر سکوں کہ وہ اس وقت آفس میں موجود ہوگا یا نہیں. تمہیں معلوم ہے کہ فاکلینڈ اور پاکیشا کے درمیان وقت کا کتنا فرق ہے؟ ہاں، 8 گھنٹوں کا. اور تمہارے چیف کا آفس ٹائم کیا ہے؟ خاور نے وقت بتا دیا. اوہ، پھر تو ابھی 1 گھنٹہ رہتا ہے اس کا آفس آنے میں. ٹھیک ہے، مارٹی یہیں رہے گا. آؤ مامبی، ہم 1 گھنٹے بعد دوبارہ آئیں گے. ماسٹر ریمنڈ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. اس کے ساتھ ہی مامبی بھی اٹھ کھڑی ہوئی. خیال رکھنا مارٹی، اگر یہ کو غلط حرکت کرے تو اسے گولی سے اڑا دینا. یس ماسٹر. ماسٹر ریمنڈ اور مامبی ہال سے باہر چلے گئے. 1 گھنٹہ خاموش رہنے سے نہیں گزرتا مارٹی، ہم باتیں تو کر سکتے ہیں. خاور نے مسکراتے ہوئے کہا. ریمنڈ نے وہ اپنی طرف سے بڑی ذہانت سے کام لیا تھا اور خود وقت بتانے کے بجائے خاور سے پوچھ کر اندازہ لگایا تھا، لیکن خاور نے کمرے کے روشن دان سے آنے والی روشنی سے ہی وقت کا اندازہ لگا لیا تھا. اس لیے اس نے ایسا ٹائم بتایا تھا کہ اسے 1 گھنٹہ مل جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. خاموش رہو ورنہ گولی مار دوں گا. بے شک مار دینا، پھر تمہارا ماسٹر کنفرم نہیں ہو سکے گا. صرف یہ بتا دو کہ کیا ماسٹر ریمنڈ فاگو سینڈیکیٹ کا چیف ہے؟ خاور نے اطمینان سے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اوپر کو اٹھ گیا. اس نے زنجیر کو اس انداز میں پکڑ لیا جیسے ہاتھ کو سہارا دے رکھا ہو. ماسٹر صرف ماسٹر ہے، چیف نہ جانے کون ہوگا. ہم اس وقت کہاں ہیں؟ خاور کا ہاتھ اس کڑے پر موجود تھا جس سے زنجیر منسلک تھی اور اس کی انگلیاں تیزی سے اس بٹن کو ٹریس کرنے میں مصروف تھیں جس سے کڑا کھل سکتا تھا، کیونکہ اس نے چیک کر لیا تھا اس کے بغیر کسی صورت زنجیر کڑے میں نہیں ڈالی جا سکتی تھی. ماسٹر ریمنڈ ہاؤس میں. مارٹی ویسی کوڑا اٹھائے کھڑا تھا. تم کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے مارٹی، اس لیے کرسی پر بیٹھ جاؤ. میری تو مجبوری ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا. شٹ اپ، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا تو میں کھال ادھیڑ دوں گا. اسی لمحے خاور کی انگلی نے بٹن ٹریس کر لیا. ٹھیک ہے، اب میں کوئی بات نہیں کروں گا. البتہ ایک درخواست ہے. یہاں پانی تو ہوگا، مجھے پلوا دو تو بڑی مہربانی ہوگی. یہاں پانی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ مارٹی کا فقرہ مکمل ہوتا خاور نے بٹن پریس کر دیا. ہلکی سی کٹک کی آوازیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود بھاری زنجیر نیچے جا کر گر گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ مارٹی نے اچھلتے ہوئے کہا اور اس انداز سے آگے بڑھا جیسے وہ دوبارہ خاور کو زنجیر میں جکڑنا چاہتا ہو کہ خاور بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور دوسرے لمحے مارٹی چیختا وہ اچھل کر پشت کے بل نیچے گرا. مارٹی کے اچانک گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود کوڑا نکل کر ایک طرف جا گرا تھا. خاور نے بجلی کسی تیزی سے نہ صرف کوڑا اٹھا لیا بلکہ اس سے پہلے کہ مارٹی اٹھنے میں کامیاب ہوتا وہ کوڑا لے کر سیدھا کھڑا ہو گیا. ساتھ ہی اس نے کوڑا مارٹی کے جسم پر دے مارا. خاور کا ہاتھ اس طرح چل رہا تھا جیسے مشین چلتی ہے. چندی لمحوں بعد اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا مارٹی شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا. خاور تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بھاگ کر کمرے میں موجود الماری کھولی تو اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ الماری میں نہ صرف بے ہوشی دور کرنے والی اینٹی گیس موجود تھی بلکہ بے ہوش کر دینے والی مخصوص گیس کے کیپسولوں سے بھرا ایک ڈبہ بھی موجود تھا. اس نے گیس کے کئی کیپسول اٹھا کر جیب میں ڈالے اور پھر الماری میں موجود رسی کا بنڈل اٹھا کر باہر رکھا. اس کے ساتھ ہی اس نے الماری کے نچلے خانے میں موجود اسلحے میں سے ایک مشین پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈال لیا. اس نے الماری بند کی اور واپس مڑ کر فرش پر بے ہوش پڑے مارٹی کے قریب آیا. اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کی نال بے ہوش پڑے مارٹی کے دل پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا. پھر خاور نے پسٹل جیب میں رکھا اور جھک کر مارٹی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا تاکہ دروازہ کھلتے اس کی لاش نظر نہ آئے. پھر اس نے کرسی اٹھائی اور اسے دروازے کے قریب رکھ کر اس پر اطمینان سے بیٹھ گیا. تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد اسے دروازے کی دوسری طرف سے قدموں کی آواز سنائی دی. وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا. چند ہی لمحوں بعد دروازے دھماکے سے کھلا اور پہلے ماسٹر ریمنڈ اور اس کے پیچھے مام بھی اندر آئی. یہ کیا مطلب؟
دونوں نے بےختار اچھلتے ہوئے کہا ہی تھا کہ دروازے کے پٹ کی اوٹ میں کھڑے خاور نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیس کیپسول فرش پہ دے مارے، ساتھ ہی اپنا سانس روک لیا۔ وہ دونوں تیزی سے مڑی رہے تھے کہ یکلخت لڑکھڑاتے ہوئے گرے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھیلتے چلے گئے۔ خاور دروازے سے باہر آ گیا، اسے معلوم تھا کہ گیس کے اثرات یہاں کچھ دیر تک رہیں گے، اس لیے اس دوران میں اس نے عمارت کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکال لیا تھا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد جب وہ واپس اس کمرے میں آیا تو عمارت میں موجود 8 افراد ہلاک ہو چکے تھے اور اب کوٹھی کے اندر کوئی زندہ مسلح فرد باقی نہیں رہا تھا۔ خاور مطمئن تھا، کمرے میں موجود بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات بھی اب تک دور ہو چکے تھے۔ اس نے کرسی اٹھائی اور اسے دیوار کے سامنے رکھ کر دوسری کرسی اٹھا کر پہلی کرسی کے ساتھ رکھی۔ پھر اس نے باری باری فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ماسٹر اور مامبی کو اٹھا کر کرسیوں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے فرش پر پڑا ہوا رسی کا بنڈل اٹھایا اور ان دونوں کو اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر وہ مڑا اور اس نے الماری میں سے اینٹی گیس کی شیشی اٹھائی اور دونوں کو باری باری سنگھا کر شیشی بند کر دی۔ پھر اس نے فرش پر پڑا ہوا کوڑا اٹھا لیا جو اس نے مائٹی کے لیے منتخب کیا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ان دونوں نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ یہ کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ چیف کے آفس میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں نے کارروائی کی ہے تاکہ چیف کو کامیابی کی اطلاع دی جا سکے۔ تم زنجیروں سے کیسے آزاد ہو گئے اور یہ مائٹی کیسے ہلاک ہو گیا؟ خاور نے انہیں زنجیریں کھولنے سے لے کر مائٹی کو ہلاک کرنے کی تفصیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کی بے ہوشی کے دوران میں وہ اس عمارت میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر چکا ہے۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے ماسٹر ریمنڈ کہ تم میرے سوالوں کے جواب دے سکو۔ کیسے سوال؟ فاگو کا چیف کون ہے؟ مجھے کیا معلوم، میرا کوئی تعلق فاگو سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ریمنڈ کا فقرہ مکمل ہوتا خاور کا ہاتھ گھوما اور شراب کی آواز کے ساتھ ماسٹر ریمنڈ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ بولو، کون ہے چیف؟ مجھے نہیں معلوم۔ رک جاؤ، میں بتاتی ہوں، اسے مت مارو، میں بتاتی ہوں۔ بتا دو ورنہ۔ چیف کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ فاکلینڈ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، چاروں حصوں کے علیحدہ علیحدہ ماسٹرز ہیں جو اپنے حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ریمنڈ ایک حصے کا ماسٹر ہے، اسی طرح 3 دوسرے ماسٹرز بھی ہیں، ماسٹر رگھو، ماسٹر ہارڈی اور ماسٹر براؤن۔ یہاں سے جانے کے بعد ماسٹر ریمنڈ نے کس سے بات کی تھی اور کیا؟ مام بھی چونک پڑی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم کو جو کچھ معلوم ہے وہ بتا دو، سوال مت کرو ورنہ۔ ماسٹر رگھو سے بات ہوئی تھی، ماسٹر رگھو نے کہا تھا کہ تمہیں پوری طرح چیک کیا جائے اور تم سے ہر بات اگلوائی جائے کہ کہیں تمہارا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے تو نہیں ہے۔ خاور چونکا۔ ماسٹر رگھو کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ مجھے نہیں معلوم، میں صرف ریمنڈ کو ہی جانتی ہوں، باقیوں کے میں نے نام سن رکھے ہیں۔ خاور نے کوڑا ایک طرف پھینکا اور جیب سے خنجر نکال لیا۔ رک جاؤ، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ رکو، مامبی نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو ورنہ شہرگ میں خنجر اتار دوں گا۔ مامبی نے ہونٹ بند کر لیے۔ اس کے ساتھ ہی خاور کا ہاتھ گھوما اور ماسٹر ریمنڈ کی ناک کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ گیا۔ ماسٹر کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، ریمنڈ نے چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے خاور کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک ماسٹر ریمنڈ کی پیشانی پر پڑا۔ اس کا چہرہ انتہائی حد تک مسخ ہو گیا اور جسم کپکپانے لگا، جبکہ ساتھ بیٹھی مامبی کی گردن ڈھلک گئی۔ شاید چیخ نہ سکنے کی وجہ سے وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کون ہے چیف؟ بولو، خاور نے ایک اور ضرب لگاتے ہوئے کہا۔ اس ضرب نے ماسٹر ریمنڈ کی حالت انتہائی حد تک خستہ کر دی۔ چیف ہیمرے ہے، چیف ہیمرے ہے۔ اس سے ٹیپ ریکارڈر کے انداز میں بجنا شروع کر دیا۔ رگھو کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ بولو۔ ماسٹر ریمنڈ نے مسلسل بولنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے تفصیل بتا دی کہ کس طرح میٹنگ ہوئی اور کس طرح پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو فاکلینڈ بلانے کی پلاننگ کی گئی اور کس طرح ماسٹر رگھو کو انچارج بنایا گیا۔ اس پلاننگ کی وجہ؟ تاکہ سربراہ کانفرنس میں کارٹر کے سربراہ کو ہلاک کیا جا سکے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ ریمنڈ نے جواب دیا۔ اس کی حالت اب ایسی ہو گئی تھی کہ وہ سب کچھ لاشعوری طور پر بتاتا چلا جا رہا تھا۔ پھر خاور نے اس سے ماسٹر رگھو کے بارے میں ساری تفصیل معلوم کر لی۔ البتہ چیف کے بارے میں وہ کچھ نہ بتا سکا کیونکہ بقول اس کے چیف خفیہ رہتا تھا۔ یہ سب معلوم کرنے کے بعد خاور نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے اس نے فائرنگ کر کے پہلے ماسٹر اور اس کے بعد مامبی کا جسم چھلنی کر دیا۔ عمران اور بلیک زیرو دونوں دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھے۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ کاربن میں عمران کے دوست جونیئر نے انہیں حتمی اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر اعظم کو ریپڈ سے فاگو سینڈیکیٹ نے چھین لیا ہے اور وہ اسے فاکلینڈ لے گئے ہیں۔ انہوں نے ریپڈ کے چیف سے ڈاکٹر اعظم کی واپسی کے لیے بھاری تاوان کا مطالبہ کر دیا ہے، لیکن ریپڈ کا چیف اتنا بھاری تاوان ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جونیئر نے بتایا کہ ریپڈ نے بھی ڈاکٹر اعظم کو صرف بھاری تاوان کی غرض سے اغوا کیا ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، جبکہ خاور کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی، اس لیے عمران ایکشن میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ عمران صاحب، یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اکیلے خاور کو بھیج کر زیادتی کی، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا۔ تم خاور کو جانتے نہیں ہو، مجھے اس کی صلاحیتوں کا پتہ ہے، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دو کہ وہ وہاں کچھ نہیں کر سکے گا۔ خاور وہاں پوری ٹیم سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، لیکن نہ جانے کہ وہ رپورٹ نہیں دے رہا، مگر یہ بات روز روشن کی طرح یقینی سمجھو کہ خاور کامیاب رہے گا۔ اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجی۔
इमरान ने रिसीवर उठा लिया। X2, खावर बोल रहा हूँ बॉस, फाकलैंड से। इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से खावर ने तफसील बताना शुरू कर दी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा, जबकि ब्लैक जीरो के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। गुड शो खावर, तुमने वाकई काम किया है। थैंक्स बॉस, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक ये सारा ड्रामा इसलिए खेला गया है कि सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक एशिया सीक्रेट सर्विस पाक एशिया में मौजूद ना हो। यस बॉस, लेकिन डॉक्टर आजम बहरहाल उनके कब्जे में है और हमने उन्हें छुड़ाना है, इसलिए मैं इमरान के साथ टीम भेज रहा हूँ, वो तुमसे राब्ता कर लेंगे। तुम इस दौरान में ये मालूम करो कि डॉक्टर आजम कहाँ होगा। यस बॉस। इमरान ने कैडल दबाया और टोन आने पर एक नंबर डायल करना शुरू किया। PA2 सेक्रेटरी वजारत खारजा। X2, यस सर, मैं बात कराता हूँ। सुल्तान बोल रहा हूँ सर। सर सुल्तान, कार्टरे के सरबरा को हलाक करने की जो साजिश की जा रही है उस बारे में सीक्रेट सर्विस से जो मालूमात हासिल की है उनके मुताबिक ये काम कार्टरे के हमसाया मुल्क अंगाला के प्रिंस शामा की तरफ से किया जा रहा है। आप खारजा मामलात के माहिर हैं, आप मुझे तफसील बताएं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं। सर, कार्टरे और अंगाला की पोजीशन बिल्कुल पाक एशिया और काफिरिस्तान जैसी है। पहले ये दोनों मुल्क एक थे, लेकिन कार्टरे में मुस्लिम अक्सरियत थी जबकि अंगाला गैर मुस्लिम थे। इसलिए कार्टरे के मौजूदा सरबरा ने वहां जद्दोजहद की और कार्टरे को अलहदा मुल्क करार दे दिया गया और ये मुस्लिम ब्लॉक में शामिल हो गया। प्रिंस शामा की कोशिश है कि किसी तरह कार्टरे को दोबारा अंगाला में शामिल कर दिया जाए, लेकिन कार्टरे के सरबरा उसके मुखालिफ है। प्रिंस शामा बेपनाह दौलत खर्च करके कार्टरे में ऐसी पार्टी को अपोजिशन में ले आए हैं जिसने कार्टरे में मौसर पोजीशन हासिल कर ली है, लेकिन जब तक सरबरा मौजूद है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उनकी कोशिश है कि सरबरा को हलाक कर दिया जाए, और अगर ऐसा यहाँ पाक एशिया में हो गया तो फिर लामोहला कार्टरे में मौजूद मुसलमान यही समझेंगे कि मुस्लिम ब्लॉक ने उनको अहमियत नहीं दी और उनकी हिफाजत का मौसर इंतजाम नहीं किया गया, इसलिए वो मुस्लिम ब्लॉक के खिलाफ भी हो सकते हैं। और फिर इस तरह मुमकिन हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी इक़्तिदार हासिल करके अंगाला और कार्टरे को दोबारा एक कराने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये कोशिश तो बाद में कहीं और भी हो सकती है। इमरान ने कहा, यस सर, लेकिन अगर ये कार्रवाई पाक एशिया में नहीं होगी तो फिर उन दोनों मुल्कों के मिल जाने का स्कोप तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। इमरान ने लाइन काटी। इसका मतलब है कि सरबरा कॉन्फ्रेंस से पहले ही उस फागो सिंडिकेट का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। इमरान साहब, प्रिंस शामा किसी और ग्रुप की खिदमत भी हासिल कर सकता है। जिस तरह उसने रैपिड की खिदमत हासिल करके एक स्कीम बना डाली, और फिर यह भी हो सकता है कि उसने पहले ही ऐसा किया हो, फागो को आगे रखा हो जबकि किसी दूसरे ग्रुप को खुफिया तौर पर रखा हो, और हम फागो का खात्मा करके मुतमईन हो जाएं और वो ग्रुप यहाँ काम दिखा जाए। तुम्हारा मतलब है कि उस प्रिंस शामा का खात्मा कर दिया जाए? हाँ, ताकि मामले की असल जड़ी कट जाए। लेकिन प्रिंस शामा की जगह जो लेगा, अगर उसने भी ये काम शुरू कर दिया तो हम किस किस का खात्मा करेंगे? मेरे ख्याल में अगर आप कार्टरे के सरबरा से बात कर लें तो हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर अंदाज में कोई हल बता सके, क्योंकि वो असल आदमी है। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। इमरान ने फोन उठाकर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू किए। PA2 सेक्रेटरी वजारत खारजा। X2, यस सर, मैं बात कराता हूँ। सुल्तान बोल रहा हूँ सर। सर सुल्तान, मैं कार्टरे के सरबरा से बात करना चाहता हूँ, क्या आप उनसे राब्ता करा सकते हैं या मुझे प्रेसिडेंट साहब को कहना पड़ेगा? सर, वो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उन्हें भी इत्तला मिल चुकी है कि आप उनके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर काम कर रहे हैं। मैं आपको उनका मखसूस नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लें। इसके साथ ही सर सुल्तान ने कार्टरे का राब्ता नंबर और सरबरा का नंबर बता दिया। शुक्रिया। इमरान ने क्रैडल दबाया और टोन आने पर सर सुल्तान के बताए हुए नंबर डायल किए। पर्सनल सेक्रेटरी टू हिज हाइनेस स्पीकिंग। चीफ ऑफ पाक एशिया सीक्रेट सर्विस X2 फ्रॉम पाक एशिया। हिज हाइनेस से बात कराएं। यस सर, होल्ड ऑन प्लीज। हेलो, गोडे बोल रहा हूँ। X2 हियर। जी फरमाइए। इमरान ने उसे जरूरी बातें बताने के साथ साथ ये बात भी पूछ ली कि अगर फागो का खात्मा कर दिया जाए तो क्या उन पर मंडलाने वाला खतरा खत्म हो जाएगा या अंगाला के प्रिंस शामा का खात्मा भी जरूरी है? जनाब, ये आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे लिए इस कदर काम कर रहे हैं। असल आदमी प्रिंस है, वो अभी हाल ही में तख्तनशीन हुआ है और इसराइल का खास आदमी है। उसकी तख्तनशीनी में इसराइल का ही हाथ है, जबकि असल वारिस प्रिंस आगा है जो वलीअहद थे, लेकिन इसराइल ने साजिश करके प्रिंस शामा को तख्तनशीन करा दिया। अगर प्रिंस शामा की जगह प्रिंस आगा ले लें तो फिर कार्टरे के खिलाफ तमाम खतरात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रिंस सागा ऐसे मामलात में पड़ने वाले नहीं है। क्या इसके लिए जरूरी है कि प्रिंस शामा को स्क्रीन से ऑफ कर दिया जाए या कोई दूसरी सूरत भी है? जनाब, अब तो यही सूरत है। हाँ, अगर पहले कोशिश की जाती तो हो सकता था, क्योंकि प्रिंस सागा खूनरेजी के कायल नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई एहतजाज तक नहीं किया था और खामोश रहे थे। वैसे प्रिंस सागा वहां से शिफ्ट होकर स्विट्जरलैंड चले गए हैं और अब भी वहीं रहते हैं, लेकिन अगर प्रिंस शामा स्क्रीन से हट गए तो फिर लामोहला उन्हें ही वापस आकर तख्त संभालना पड़ेगा और उसके बाद कार्टरे पर मंडलाने वाले तमाम खतरात खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आप बेफिक्र होकर सरबराही कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा। अल्लाह हाफिज। इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अब आपके जहन में क्या प्लानिंग है? हमें पहले फागो से डॉक्टर आजम को छुड़ाना है, उसके बाद उस सिंडिकेट का खात्मा और फिर प्रिंस शामा के बारे में सोचेंगे।
ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। यस, जूलिया हियर। X2। यस सर। इमरान की सरबराही में टीम फाकलैंड भेजी जा रही है। तुम, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर को कह दो कि वो तैयार रहें। तुमने भी साथ जाना है। इमरान तुम्हें ब्रीफ कर देगा। इसके साथ ही इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। खावर की वहां मौजूदगी की वजह से मेरा ख्याल था कि आप सिद्दीकी, नौमानी और चौहान को साथ ले जाएंगे। हो सकता है कि उन्हें फौरी तौर पर अंगाला भिजवाना पड़े और वहां सिद्दीकी ज्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकता है। मैं फाकलैंड पहुंचकर ही तुमसे इस बारे में राब्ता करूंगा। इमरान ने कहा। इसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ तो ब्लैक जीरो भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ।